जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं एक नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूं जो रहेगी साइंस सब्जेक्ट यानी विज्ञान की। विज्ञान के अंतर्गत हमें कुल 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ना है? तो एक तो रहेगा हमारा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। दूसरा होगा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। और तीसरा जो रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है, कुल 3 सब्जेक्ट हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इन तीनों में से हम शुरू करने वाले हैं कौन सा? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जीव विज्ञान। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास रहेगी वो बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए काम की रहेगी। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को भी टर्मिनोलॉजी जो रहेगी वो इंग्लिश में ही याद रखना है, क्योंकि साइंस में इंग्लिश में ही टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है मैक्सिमम। ठीक है, और अगर हिंदी में पूछी भी गई तो इंग्लिश का आप लोगों को नीचे देख लेना है, क्योंकि इंग्लिश का ट्रांसलेशन रहता ही है क्वेश्चन में, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन छपा ही रहता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जीव विज्ञान पढ़ना शुरू करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम सबसे पहले देखेंगे जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान शब्द कहाँ से आया, ठीक है, किन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेल यानी कोशिका पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, कोशिका काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए हम इसको पार्ट में 2-3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। यानी बायोलॉजी की बात करें तो इसमें हम मुख्यतः क्या करेंगे? जीवधारियों का अध्ययन करेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाती है। अब बात करते हैं जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो लेमार्क और ट्रेवेरेनस। कब किया? 1802 में। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, बायोलॉजी शब्द की बात करें तो ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है। कौन कौन से? बायोस और लोगोस, 2 ग्रीक शब्द हैं। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन। ठीक है, और लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी यानी अध्ययन। ठीक है, अध्ययन यानी जिस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है या जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाती है? वो जीव विज्ञान। आपने मैक्सिमम टाइम देखा होगा कि जो टर्मिनोलॉजी होती है वो ग्रीक भाषा से सबसे ज़्यादा ली जाती है ना? आपने मैक्सिमम टाइम जब भी आप साइंस में कोई टर्मिनोलॉजी पढ़ते हो तो वो कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा के इस शब्द से बनी है। ठीक है, ऐसा क्यों? ग्रीक भाषा से ही क्यों? मैक्सिमम ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो उसके पीछे कारण क्या माना जाता है कि दरअसल जो ग्रीक लैंग्वेज है ये अब विलुप्त हो चुकी है। विलुप्त हो चुकी है इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में इसका कोई प्रयोग नहीं करता है। वर्तमान में इसका कोई प्रयोग नहीं करता है, और ऐसी भाषा जिसका कोई वर्तमान में प्रयोग नहीं करता है उसमें क्या हो जाते हैं कि उसका शब्दकोश सीमित हो जाता है। ध्यान रखना है, उसका जो शब्दकोश होता है वो क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है, यानी नए नए शब्द उसमें ऐड नहीं होते हैं। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आए दिनों नए नए शब्द ऐड होते हैं। जैसे एक सेल्फी शब्द है, ये नया नया शब्द ऐड हुआ है। ठीक है, तो ऐसे। और सबसे खास बात है कि ग्रीक भाषा में एक शब्द का एक ही अर्थ है। ठीक है, एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ देखने को मिलेंगे ही नहीं। अपवाद के स्वरूप कुछ मिले तो मिले, वैसे तो देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो इसलिए क्या रहेगा? टर्मिनोलॉजी या किसी जीवधारी का नाम रखते वक्त ग्रीक भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। अगर आप ही सोचो कि एक शब्द के कई सारे अर्थ निकले और वो हमने नाम रख देना किसी जीवधारी का, अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो इसलिए क्या है? ग्रीक भाषा ये विलुप्त हो चुकी है, इसका शब्दकोश सीमित हो चुका है, अब नए शब्द ऐड नहीं हो रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक इसी भाषा का प्रयोग करते हैं टर्मिनोलॉजी देते वक्त। ठीक है, जीव विज्ञान की बात करें हम अगर, तो जीव विज्ञान को 2 शाखाएं हैं या 2 भागों में बांटा गया है। तो हम 2 भागों में पढ़कर इसमें अध्ययन करेंगे। तो एक हो जाएगा बोटनी। बोटनी के अंतर्गत क्या हो जाएगा? इसको हम हिंदी में कहते हैं पादप विज्ञान। ठीक है, पादप विज्ञान यानी आप समझ सकते हो कि जो वनस्पतियां है, वनस्पतियों का अध्ययन हम पादप विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। दूसरा होता है जूलॉजी। जूलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। अब नाम से ही स्पष्ट है
कि जंतु विज्ञान यानी हम इसके अंतर्गत क्या करने वाले हैं, तो जीवधारियों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान ये क्या है। तो जंतुओं की संरचना, स्वभाव, जनन आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जूलॉजी में हम क्या करेंगे, तो जंतुओं की संरचना, स्वभाव, जनन आदि का अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ये जो भाई साहब जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं ये कौन है महाशय, तो ये हैं अरस्तु, एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु जो है इनकी अवधि कब से कब तक, 384 से 322 तक रही है। ये व्यक्ति बहुत ही महान व्यक्ति है। ठीक है, अगर पुराने समय के देखें तो दार्शनिकों में इसका नाम इतिहास में अमर है। यूनान में तिकड़ी हुई है, तिकड़ी मतलब 3 दार्शनिक हुए हैं। तो एक का नाम है सुकरात। सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लेटो। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 3 व्यक्ति 3 महान दार्शनिक हुए हैं, तो उनमें तीसरे नंबर पे थे हमारे अरस्तु। ये यूनान में तिकड़ी का हिस्सा भी रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर अरस्तु की बात करें तो यही महाशय सिकंदर के गुरु भी रहे हैं। कभी आपसे ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन पूछे कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ में ये बायोलॉजी के पिता भी हैं। बायोलॉजी के पिता भी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को ही कहा जाता है। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का पिता भी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो इनकी पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इनमें इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जीवधारियों का वर्णन किया है। ठीक है, लगभग कितने, 500 प्रकार के जीवधारियों का वर्णन किया है अपनी इस पुस्तक में उन्होंने। आगे बढ़ते हम, तो अगली शाखा हम कौन सी पढ़ेंगे, तो बॉटनी। बॉटनी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादपों नहीं, ये हो जाएगा पादपों। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, बॉटनी या पादप विज्ञान कहलाती है। बॉटनी शब्द की बात करें तो ये भी ग्रीक भाषा से लिया है। ग्रीक भाषा से क्यों लेते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया है, तो बास्किन शब्द से इसको ग्रहण किया गया है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो बास्किन शब्द का मतलब होता है चरना। ठीक है, जो जीवधारी है वो चरते रहते हैं हरी घास वगैरह, तो चरने शब्द से ही ये बॉटनी शब्द बना हुआ है। फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी माना जाता है। इनकी कालावधि कब से कब तक, 370 से 285 बीसी तक रही है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इसमें लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था इन्होंने। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये थियोफ्रास्टस की ही तस्वीर है। ठीक है, थियोफ्रास्टस की ही तस्वीर है। मैं इमेज के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिससे आपका दिमाग अच्छे से उसको कैच कर सके, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो क्या करता है, इमेजेस को बहुत जल्दी कवर करता है, याद करता है। ठीक है, आगे बढ़े हम, तो फिर अगली महत्वपूर्ण चीज़ आती है, वो आती है सेल या कोशिका। ठीक है, तो आज का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही रहेगा, सेल या कोशिका। तो सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो रहेगी, ठीक है, यूनिट इकाई जो रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी कोशिका या सेल रहेगी। ठीक है, अब साधारण भाषा में समझें तो साधारण भाषा में हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये आपको दिख रही है, ये एक दीवार है। ठीक है, ये क्या है, एक दीवार है। ये दीवार किससे बनी है, तो आप साधारण भाषा में आंसर दे दोगे कि ये जो दीवार है ये ईंट से मिलकर बनी है। सर, किससे मिलकर बनी है, ईंट से। यानी इस दीवार को हम तोड़ते जाएंगे तो क्या निकलेगा, तो ईंट निकलेगी। बस उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, उस शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई अगर हम देखें तो वो कौन सी हो जाएगी, कोशिका हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है, कोशिका अपने आप में एक जीव है। कोशिका अपने आप में एक जीव है। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का पूरा शरीर जो होता है वो एक कोशिका का बना होता है। ठीक है, और हम अगर हमारी बात करें, मनुष्यों की बात करें, तो मनुष्य करोड़ों, कई सारी कोशिका, अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यानी
एक कोशिका भी अपने आप में जीव है। और मनुष्य में क्या है, तो दरअसल सारी कोशिकाओं ने मिलके आपस में सामंजस्य स्थापित कर लिया है, ठीक है, और एक संगठन बना लिया है, वही हम है। बात आ रही समझ में? तो हमारा जो शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई के रूप में अगर हम देखें तो वो हो जाएगी कौन सी, कोशिका। जैसे इस दीवार की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ईंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस चीज़ को और विस्तार से समझते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा और विस्तार से अगर समझें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कोशिका है, जैसे हम सबसे पहले बात करें कि क्या है कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक। ऊतकों से मिलकर बनता है अंग, और अंग से मिलकर बनता है जीव। जैसे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से मिलकर बना ऊतक। ऊतक का मतलब क्या हुआ, जो हमारी मसल्स है, ठीक है। आप अपने जो मसल्स है, थाई की मसल्स हुई, ठीक है, आर्म की मसल्स हुई, तो जितनी भी मसल्स या जो मांसपेशियां, हिंदी में कहते हैं मांसपेशियां, ठीक है, तो उन वो क्या कहलाती है, वो सारी की सारी ऊतक कहलाती है, टिश्यू कहलाती है। तो कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक। और बहुत सारे ऊतक जब मिल जाते हैं तो अंग। अंग की अगर बात करें तो जैसे हमारे स्टमक हुआ, हमारा लीवर हुआ, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अंग के अंतर्गत। अब बहुत सारे अंग जब मिल जाते हैं तो उनसे ही जीवधारी बन जाता है, ठीक है। अंगों की बात करें, हमारे हाथ पैर, हमारा सिर, ठीक है, ब्रेन, लीवर, ये सब आपस में सब सामंजस्य स्थापित करके स्थापित हो गए तो क्या बन गया, जीव बन गया। इन जीवों से मिलकर क्या बनता है, तो इन जीवों से मिलकर बनती है जनसंख्या। अरे भाई, जीव, बहुत सारे जीव क्या कहलाते हैं, जनसंख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ये जो जनसंख्या है, अब जब जनसंख्या, विभिन्न प्रकार की जनसंख्या जब एक साथ हो जाती है तो उसको कहते हैं समुदाय। विभिन्न प्रकार की जनसंख्या जब एक साथ हो जाती है तब उसको कहते हैं समुदाय। इसके अंतर्गत जैसे कुत्तों की जनसंख्या, हिरण की जनसंख्या, मनुष्यों की जनसंख्या, पुरुषों महिलाओं, तो ऐसे मतलब बहुत सारे जो जनसंख्याएं हैं उन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं, समुदाय। जब बहुत सारे समुदाय और वातावरण आपस में जुड़ जाते हैं तब वो कहलाता है क्या, इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र या हिंदी में कहे तो इकोसिस्टम, जिसमें बहुत सारे समुदाय। अब समुदाय क्या है, जीवित इकाई है, क्योंकि इसमें हमने क्या बात की कि समुदाय में कौन कौन है, तो वो कुत्तों की जनसंख्या, जितने भी जीवधारी की प्रजाति है उन सभी की जनसंख्या, और साथ में वातावरणीय घटक यानी हवा जल, ये तो जीवित नहीं है ना, इन सबको जोड़ ले तो वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र। अब कई सारे पारिस्थितिक तंत्र आपस में जुड़ जाते हैं तब उसको कहते हैं जीवोम, या इंग्लिश में कहते हैं बायोम, ठीक है। अब कई सारे जब जीवोम या बायोम आपस में जुड़ जाते हैं तब उसको कहते हैं जीवमंडल, ठीक है। तब उसको क्या कहते हैं, जीवमंडल। ध्यान रखना है, इसको कहेंगे हम जीवमंडल। जब कई सारे जीवमंडल आपस में जुड़ जाते हैं, जीवमंडल यानी इंग्लिश में कहेंगे बायोस्फीयर, तब उसको कहा जाता है ग्रह, ठीक है। जब कई सारे ग्रह आपस में जुड़ जाते हैं, ग्रह या उपग्रह, तब उसको कहते हैं हम सौरमंडल, ठीक है। और जब कई सारे सौरमंडल आपस में जुड़ जाते हैं या सौरमंडलों का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं आकाशगंगा। उसको हम क्या नाम दिया, आकाशगंगा। और जब कई सारी आकाशगंगा जुड़ जाती है, उनका आकाशगंगाओं का समूह क्या कहलाता है, ब्रह्मांड, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ब्रह्मांड। तो हम सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका से शुरू कर रहे हैं पढ़ना। कोशिका के बाद ऊतक, अंग, जीव, इनको पढ़ेंगे हम। तो कोशिका, कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतकों का समूह अंग कहलाता है। अंग जब आपस में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं या अंगों का समूह जीव कहलाता है। जीवों की जो बहुत सारी संख्या होती है, जीवों का समूह जो होता है उसको हम कहते हैं जनसंख्या। जो विभिन्न सारी जनसंख्याओं का समूह समुदाय कहलाता है, ठीक है। समुदायों का समूह पारिस्थितिकी तंत्र। समुदाय के साथ साथ इसमें अजैविक घटक भी शामिल हो जाते हैं। फिर पारिस्थितिकी तंत्र का समूह जीवोम, या इंग्लिश में कहते हैं इसको बायोम। बायोम का समूह जो रहेगा वो जीवमंडल। जीवमंडल के अंतर्गत ही स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। फिर जीवमंडलों का समूह कहलाता है ग्रह। ग्रहों का समूह कहलाता है सौरमंडल। सौरमंडल का समूह आकाशगंगा। आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। अभी इससे बाहर हम नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी सेल, ठीक है। सेल पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं।
ये एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब आप देखो ये साइड में आपको इमेज दिख रही है कोशिका की। ठीक है, अब कोशिका की इमेज दिख रही है, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वेसिकल्स, लाइसोसोम, ठीक है, पेरोक्सिसोम, सेंट्रियोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स और न्यूक्लियस। तो इन्हीं चीज़ों को, इनको कहा जाता है कोशिकांग, और हम सॉरी, इनको आज विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो कोशिका आ गई समझ में, यानी हमारे शरीर जो है वो शरीर को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो सबसे छोटा जीवित टुकड़ा कौन सा बचेगा, तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये कोशिका। ठीक है, तो ये हमारी कोशिका हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं कि ये जो कोशिका है, इस कोशिका की खोज कैसे हुई, क्या कहानी है इस कोशिका की खोज के पीछे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कहानी के माध्यम से, इतिहास से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो कोशिका की खोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते हैं 16वीं शताब्दी में। उन वैज्ञानिक का क्या नाम है, जेनसन। सबसे पहले एक महान वैज्ञानिक आते हैं जेनसन। ठीक है, इन भाई साहब ने क्या किया, तो इन्होंने सबसे पहले, ध्यान रखना है, माइक्रोस्कोप की खोज की। इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप को खोजा था। कभी आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे कि माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, जेनसन ने। ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, या इमेज आप लोगों को ये साइड में दिख रही होगी, तो यही है वो महान वैज्ञानिक जेनसन जिन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की, और इनके द्वारा खोजा गया माइक्रोस्कोप ये साइड में फोटो में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इन्होंने जो माइक्रोस्कोप खोजा, उस माइक्रोस्कोप को अपडेट, ठीक है, अपडेट किसने किया, तो एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था गैलीलियो। जिनका नाम क्या था, गैलीलियो। ये भाई साहब आपको साइड में इमेज में दिख रहे हैं, ये आकाश में अपने एक दूरबीन से, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप को अपडेट करके इन्होंने गैलीलियो ने बनाया था। तो गैलीलियो ने क्या किया, अपडेट किया, और इन्होंने उसको अपडेट करके, अब देखो जेनसन जो थे, जेनसन ने धरातल पे चीज़ें देखी, और गैलीलियो ने क्या किया, आकाश को खोजा, आकाश में चीज़ें देखना शुरू की। अब आमतौर पे पुराने समय में धारणा क्या थी, तो धारणा थी कि भैया ईश्वर जो है वो आसमान में रहते हैं। इन्होंने, गैलीलियो ने क्या किया, माइक्रोस्कोप या दूरबीन, ठीक है, मतलब इनके जेनसन के माइक्रोस्कोप को अपडेट करके दूरबीन बनाया, और उस दूरबीन से उन्होंने क्या किया, तो आकाश को देखा। जब आकाश को देखा तो उसमें क्या दिखा, ग्रह दिखे, सूर्य दिखा, ठीक है, और उल्का पिंड, बहुत सारी चीज़ें इनको दिखी, लेकिन ईश्वर कहीं नज़र नहीं आया। इन्होंने उस समय कह दिया भावनाओं में बहकर कि भैया ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये आकाश जो है ये ग्रहों उपग्रहों सूर्य इस टाइप की चीज़ों से मिलकर बना है। तो क्या था, उस समय के जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा धर्म को मानने वाले थे, और इन्होंने बाइबल के खिलाफ बात कही। तो जैसे ही इन्होंने बाइबल के खिलाफ बात कही तो इनको मृत्युदंड दे दिया गया। ध्यान रखिएगा, यानी इन्होंने सच बोलने की सजा पाई। इन्होंने उस समय धर्म के विरोध जाकर अंधविश्वास को हटाने की सजा पाई थी। ठीक है, तो ये गैलीलियो भाई साहब को सजा मिली। इनके बाद में इनका जो दूरबीन या माइक्रोस्कोप था उसको अपडेट किसने किया, तो उसको अपडेट करने का काम करते हैं रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये कोने में आपको दिख रहे होंगे घुंघराले बाल वाले महाशय। तो ये रॉबर्ट हुक महाशय जो है, ये कोने में जो बैठे हैं, इन्होंने क्या किया, उनके माइक्रोस्कोप को अपडेट किया। अब अपडेट करने के बाद में इन्होंने गैलीलियो वाली गलती नहीं अपनी, ठीक है, इन्होंने अंधविश्वास वगैरह वगैरह इन चीज़ों को नहीं माना, इनको हटाने की कोशिश नहीं की। अब क्या होता है, रॉबर्ट हुक ने कहा कि अब क्या किया जाए, तो इन्होंने क्या किया, तो पेड़ की छाल ली, ठीक है, कॉर्क की पेड़ की छाल ली, उस छाल को माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, पेड़ की छाल ली, उस छाल को माइक्रोस्कोप में अपने देखा, तो इनको क्या दिखा, इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको देखो ये इस प्रकार की संरचना दिखाई दी, आप देख रहे होंगे इस इमेज में। ठीक है, तो ये जो संरचना दिख रही है आपको इस प्रकार, यानी ये थोड़ा मधुमक्खी की छत्ते नुमा संरचना दिख रही है आपको, दिख रही है कि नहीं, ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिख रही है। तो ये जो मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है, यही सबसे पहले किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने ये मधुमक्खी का छत्ता सबसे पहले देखा। कहाँ देखा, कॉर्क जो पेड़ है, ये देखो नीचे इमेज भी है, इस पेड़ की छाल में देखा। अब क्या होगा, तो याद रखना है, इन्होंने जो देखा वो क्या देखा, तो इन्होंने कोशिका भित्ति देखी,
सेल वॉल देखी, कोशिका नहीं देखी। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? कोशिका भित्ति देखी। दूसरी बात, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने मृत कोशिका देखी। ये भी ध्यान रखना है, जीवित कोशिका नहीं देखी थी इन्होंने। इन्होंने खोज की किसकी? मृत कोशिका की। दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। इन्होंने क्या देखा? तो इन्होंने कोशिका भित्ति देखी थी, कोशिका पूरी नहीं देख पाए थे। दूसरी बात, इन्होंने मृत कोशिका देखी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या खोज की? तो याद रखना है, पादप कोशिका। इन्होंने खोजा क्या था? पादप कोशिका खोजा था। ये कुछ चीज़ें आप लोगों को डीप में जाके पूछी जा सकती है, तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने कोशिका भित्ति देखी। कोशिका भित्ति क्या होती है? तो कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, ठीक है, कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? सेल वॉल। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो ये क्या होती है? तो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब भैया इन्होंने जो खोजा वो क्या खोजा था? मृत कोशिका। यानी पक्का है कि किसी न किसी महाशय ने जीवित कोशिका भी तो खोजी होगी। तो आगे हम खोज करते हैं जीवित कोशिका की। अब अगर हम जीवित कोशिका की खोज की बात करें तो जीवित कोशिका किसने खोजी? तो ये कोने में महाशय जो स्माइल दे रहे हैं, ये भी घुंघराले बालों वाले। पुराने समय में फैशन हुआ करता था वैज्ञानिक लोगों का घुंघराले बाल रखना। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने भी घुंघराले बाल रख के स्माइल दे रहे हैं। इनका नाम क्या है? तो इन महाशय का नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन महाशय ने क्या किया? सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। अब कैसे की, इसको भी थोड़ा कहानी से समझते हैं। देखो कहानी इसलिए मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ आसानी से याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि कहानी से हमको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती है। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक महाशय जो थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? ये थोड़े पशुपालक भी थे। इनके पास एक बैल था, तो ये इन्होंने बैल को पकड़ा। ठीक है, और हाँ एक और बात याद रखिएगा कि ये जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था, इसको बाद में किसने अपडेट किया था? तो इन्होंने ही, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही इनके माइक्रोस्कोप को अपडेट किया। और अपडेट करने के बाद में इन्होंने भी कुछ चीज़ें देखी। ठीक है, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने क्या किया? उस बेल की जो जुबान थी, टंग थी, उसको कुरेदा एक ब्लेड से, और ब्लेड से कुरेद कर, ठीक है, ये उस जुबान का मटेरियल था, इसको ब्लेड से कुरेदा। कुरेदने के बाद में इसको पेट्री डिश में डालकर अपने माइक्रोस्कोप से देखा। ठीक है, अपने माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा। अब क्या स्थिति बनती है? अब इन्होंने जब उस चीज़ को देखा तो देखते हैं तो क्या, अब आप सोचो कि बेल की जुबान को इन्होंने ब्लेड से कुरेदा है, ब्लेड में जितना भी मटेरियल आया उसको इस पेट्री डिश में रखा और अपने माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। अब अगर आप अंदाज़ा भी लगाओगे तो जब उन्होंने जुबान को कुरेदा, ठीक है, काटा नहीं है, कुरेदा, तो कुरेदा तो उसमें ब्लड तो आया ही होगा। ठीक है, ब्लड आया, और हमारा जो ब्लड होता है वो रेड किस वजह से होता है? आरबीसी की वजह से। यानी इन्होंने सबसे पहले क्या खोज की? तो आरबीसी को खोजा। ध्यान रखना है, इन्होंने ही आरबीसी को खोजा था, आरबीसी को देखा था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखो, ये कोने में आपको रेड रेड चीज़ दिख रही है, ये कचौरी की तरह दिख रहा है, बस कचौरी का ऊपरी हिस्सा दबा हुआ है चटनी डालने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रेड कलर की जो चीज़ दिख रही है आरबीसी, इसकी खोज इन्होंने ही की थी। अब आप सोचो कि क्या मुंह में बैक्टीरिया नहीं होते हैं? हर किसी के मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, आपके भी मुंह में बैक्टीरिया होंगे, आप अगर माइक्रोस्कोप में अपनी लार को देखोगे तो। दूसरी चीज इन्होंने क्या देखी? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को भी खोजने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये आप इमेज देख सकते हो, ये बैक्टीरिया की, ये इन्होंने ही देखा था सबसे पहले। उसके बाद में कुछ प्रोटोजोआ भी। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है तो ये हम आगे पढ़ेंगे अपन। तो कुछ प्रोटोजोआ को भी इन्होंने ही सबसे पहले देखा था। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या आ जाते हैं? तो ये तीसरी संरचना आपको दिख रही है, इसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा ये क्या होता है? तो सॉरी माइकोप्लाज्मा नहीं है ये यीस्ट है। ठीक है, यीस्ट याद रखना है। यीस्ट की खोज भी किसने की? तो इन्हीं महाशय ने की थी। यीस्ट क्या होता है? तो ये शराब निर्माण के काम आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई शराब निर्माण में यूज़ होता है तो यीस्ट ही होता है। ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ों को इन्होंने देखा, और इस तरीके से सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज कोई महाशय करते हैं तो वो कौन करते हैं? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ध्यान रखना है। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज इन्होंने ही की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने क्या क्या देखा?
आरबीसी देखी, बैक्टीरिया देखा, प्रोटोजोआ देखा, यीस्ट देखा। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की। तो मृत कोशिका की खोज कौन करते हैं, तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, और जीवित कोशिका की खोज कौन करते हैं, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इतनी कहानी आ गई समझ में। अब कुछ फैक्चुअल डाटा हम देख लेते हैं कोशिका से रिलेटेड जो पूछा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ये देखो यहाँ पे 800-900 ग्राम का दिख रहा होगा आप लोगों को, शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखना ये पूरी एक कोशिका है। ठीक है, ये पूरी क्या है, एक कोशिका है। ठीक है, आपका मन हो कि यार कोशिका देखना है हमको, तो शुतुरमुर्ग का अंडा ले आना, आप इसको फोड़ के देखना, पूरी एक कोशिका आप लोगों को नजर आ जाएगी। उसके बाद ऑमलेट बना के खा जाना। ठीक है, एक साथ दो काम हो जाएंगे, कोशिका भी दिख जाएगी, ऑमलेट भी मिल जाएगा। दूसरा, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा है। याद रखना है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये यहाँ पे आपको दिख रही है इमेज, ये माइकोप्लाज्मा। ये निमोनिया, जो न्यूमोनिया होता है ना, ठीक है, निमोनिया वो सबसे ज़्यादा फैलाते हैं ये। ठीक है, ये बीमारी के कारक होते हैं माइकोप्लाज्मा, और सबसे छोटी कोशिका होती है ये। ठीक है, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु या ओम। देख रहे हो आप, ये इमेज देख रहे हो। ठीक है, तो इसमें आपको जो दिख रहा है ये सबसे बड़ी कोशिका है मनुष्यों की। और ये देखो, ये स्पर्म है। ठीक है, ये स्पर्म है, ये अंडाणु के पास जाते हैं, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर गर्भ में शिशु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो इन्फेंट होता है उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, भ्रूण बनना वाली प्रोसेस। तो बात आ रही समझ में। तो ये सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, अंडाणु। अब सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो हो जाएगी शुक्राणु या स्पर्म। ये देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, बहुत सारे लड़के इनको वेस्ट करके आते होंगे डेली। तो ये जो स्पर्म है ये सबसे छोटी कोशिका होती है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, न्यूरॉन। हमारे सिर से लेके पैर तक फैले हुए हैं ये न्यूरॉन। ठीक है, तो ये सबसे लंबी कोशिका होती है, सिर से लेके पैर तक। ठीक है, सोच सकते हो आप। तीसरी बात करें तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। ये कई बार पूछा है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है, अब हम अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं वो क्या रहेगी, प्रोटोप्लाज्मा। अब प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, तो सबसे पहले कोर्टी ने इसको देखा था, और डुजारिडिन ने इसको जंतु कोशिका में देखा और नाम क्या रखा, सार्कोड। सबसे पहले कौन देखते हैं, कोर्टी। डुजारिडिन ने फिर देखा, कब कहाँ पे देखा, जंतु कोशिका में, और इसको नाम क्या दिया, सार्कोड। फिर आते हैं पुरकिंजे भाई साहब, इन्होंने सबसे पहले कहाँ देखा, प्लांट सेल में देखा, और इसको क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, और फिर आते हैं एक महाशय हक्सले, इन्होंने जीवन का भौतिक आधार इसको कहा है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जीवन का भौतिक आधार। तो ये तो हुआ थोड़ा फैक्चुअल डाटा की क्या हुई, खोज कैसे हुई। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो, कोशिका में दो चीज़ें होती है सबसे इम्पोर्टेंट। एक तो होता है उसका केंद्रक, या इसको कहते हैं हम न्यूक्लियस। एक तो क्या होता है केंद्रक, और दूसरा जो रहेगा वो जो बाहर बाहर आपको दिख रही होगी ये मेम्ब्रेन। बाहर क्या है, एक मेम्ब्रेन होती है। और अब यहाँ पे देखो कि जो मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, ये सब मेम्ब्रेन और केंद्रक के बीच में पाए जाते हैं। ध्यान रखना है, ये केंद्रक है और ये मेम्ब्रेन हो गई। इन दोनों के बीच में क्या क्या पाया जाता है, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डीएनए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और साइटोप्लाज्म। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे पाई जाती है, तो केंद्रक और मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में। और इसी हिस्से को क्या कहा जाता है, तो इस हिस्से को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इस हिस्से को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। अब जो केंद्रक है, केंद्रक में भी अंदर कुछ मटेरियल पाया जाता है, कुछ तरल पाया जाता है, और उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म। दो चीज़ें हो गई कि केंद्रक और मेम्ब्रेन जो है उनके बीच में जो मटेरियल पाया जाता है, तरल पाया जाता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और केंद्रक में अंदर की साइड जो मटेरियल पाया जाता है, तरल पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है,
अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। बात आ रही समझ में? यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों को संयुक्त रूप से, साधारण भाषा में कहें तो इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोटोप्लाज्म, और यही है जीवन का आधार। अगर ये ना हो तो व्यक्ति जीवन संभव ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर कृत्रिम रूप से हम इनको बना दें तो भी जीवन संभव हो जाएगा। वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि भैया अगर तुमने कृत्रिम रूप से इसको बना दिया तो भी जीवन संभव हो जाएगा। यानी हम क्या कर सकते हैं? हम खुद भी जीवन बना सकते हैं। बात आ रही समझ में? ठीक है, अब आगे पढ़ें तो हमारा अब यहाँ पे कोशिकांग हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो कोशिकांग की बात करें तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेल वॉल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल आप इमेज में ये दिख रहा है हरे कलर की ये मोटी मोटी पट्टी, ये हरे कलर की जो मोटी मोटी पट्टी दिख रही है आप लोगों को, इसी को कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, ये हरे कलर की मोटी मोटी पट्टी दिख रही, इसको कहते हैं हम सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पे अब अगर सेल वॉल की हम बात करें तो इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक जो कोने में बैठे हुए थे, घुंघराले बाल वाले महाशय, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले जो देखा था माइक्रोस्कोप में, वो क्या देखा था? तो यही रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल वॉल ही तो देखी थी। ये केवल पादप कोशिका में होती है, ये हमको ध्यान रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है? तो पादप कोशिका में ही, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, यानी आप मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य में कौन सी कोशिका पाई जाती है? जंतु कोशिका। एक बात ध्यान रखना है कि जो मनुष्य है, मनुष्य की कभी परिभाषा पूछे तो याद रखना कि मनुष्य की परिभाषा है, मनुष्य सबसे डेवलप्ड एनिमल है, हम सबसे विकसित जानवर हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो जंतु कोशिका ही पाई जाती है। हम क्या सोचते हैं? अरे जंतु, छी छी छी, गंदी चीज़ है ये तो कोई। तो ध्यान रखना है, हम भी जंतु ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अब क्या होता है? ये निर्जीव होती है, ये सजीव नहीं होती, ये भी ध्यान रखना है। ये कैसी होती है? निर्जीव होती है। ठीक है, इसका निर्माण सेलुलोज से होता है। कार्य क्या होता है? साइज एंड शेप बनाए रखती है। इसलिए आप पौधे का देखो, पौधे का साइज एंड शेप एकदम फिक्स होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? वो कठोर क्यों होते हैं? देखो आप, कठोर भी बहुत दिखते हैं ना पौधे, तो वो कठोर भी क्यों होते हैं? तो इसी के कारण, सेल वॉल के कारण ही वो कठोर भी होते हैं, और उनका साइज एंड शेप एकदम फिक्स होता है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें, जैसे इसमें क्या होती है? तो ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, प्राथमिक और सेकेंडरी। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। इसके दो भाग होते हैं सेल वॉल के, प्राथमिक और प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, इसको हम अगर बोलें तो एक होता है क्या? प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी। इन दोनों भागों के बीच में क्या होती है? तो एक मध्य पट्टिका। ठीक है, इसको हम कहते हैं मध्य पट्टिका पाई जाती है। ठीक है, ये एक तरीके से सीमेंट का काम करती है। इसीलिए आप पादप देखो, पेड़ पौधे नहीं देखते बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको अगर सेल वॉल को अगर हम संरचना को और डीप में जाके देखें तो सेल वॉल दो टाइप की होती है, दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक मध्य पट्टिका पाई जाती है, जो क्या होती है? सीमेंट का काम करती है, बहुत ज़्यादा कठोर होती है ये। ठीक है, इसलिए आप देखते हो कि जो कच्चे फल होते हैं, वो कच्चे फल बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। आप कच्चे फल खा के देखो, कच्चा सेब हुआ, कच्चा जाम हुआ, ठीक है, अमरूद, तो ये कच्चे जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं, हमारे दांत टूट जाते हैं पर फल नहीं टूटते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? ये मध्य पट्टिका। और जब फल पक जाते हैं तो ये जो मध्य पट्टिका होती है ये कमज़ोर हो जाती है। ये जैसे ही कमज़ोर हुई तो हमको खाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, और ये किससे बनकर बनी होती है? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनके जो पैकेट्स होते हैं इससे मिलकर बनी होती है मध्य पट्टिका। अब कैल्शियम तो अपने आप में आप समझ सकते हो ना, हमारे दांत भी किससे बने? कैल्शियम से। हड्डियाँ किससे बनी? कैल्शियम से। तो कठोर तो हो गई, तो बस उसी प्रकार से ही कठोर होती है। और जब फल पक जाते हैं तो मध्य पट्टिका कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारी हो गई सेल वॉल। सेल वॉल आ गई होगी आप लोगों को समझ में। अब आगे बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो देखो, ये जो कोशिका है, ठीक है, कोशिका है, अब इसमें जो सबसे बाहर मेम्ब्रेन होती है
जो सबसे बाहर मेम्ब्रेन होती है उसी को क्या कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से होता है इसका स्ट्रक्चर। अब ये थोड़ा इमेज के माध्यम से है, इसको साधारण अगर बनाना हो तो मैं थोड़ा बना के बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। ये बहुत सारे लिपिड के अणु जो होते हैं वो इस प्रकार से चिपके होते हैं। ठीक है, ये लिपिड के अणु इस प्रकार से यहाँ पे चिपके हुए हैं। ठीक है, और इनके बीच बीच में प्रोटीन, ठीक है, इनके बीच बीच में क्या होता है, प्रोटीन इस प्रकार से घुसा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो गोल 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 आप लोग यहाँ इमेज में भी देखो, आप इमेज में ये जो दिख रहे हैं ये दाने, इनको क्या कहेंगे, तो ये हो जाएंगे क्या, लिपिड। ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे ये लिपिड। और ये जो दिख रहा है ये इमेज में, ये पिंक कलर में आपको इमेज में दिख रहा है, ये पिंक कलर में, ये पिंक कलर में जो दिख रहा है इसको हम कहेंगे ये प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन है। तो लिपिड और प्रोटीन इन दोनों से मिलकर हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। ठीक है, याद रखना है इसमें लगभग 60% प्रोटीन होता है। इसमें कितना, लगभग 60% प्रोटीन होता है। ये जंतु और पादप दोनों में उपस्थित होती है और ये सजीव होती है। सेल वाला हमने पढ़ा था कि वो निर्जीव होती है, लेकिन ये सजीव होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, अभी हमने देख लिया। कार्य क्या होता है इसका, तो सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या हुआ, इसको हिंदी में कहेंगे चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य यानी जो सबसे काम की चीज़ है, जो सबसे काम की चीज़ है या कोशिका के काम की चीज़ है, उसी को हम क्या करेंगे, अंदर आने देंगे। अभी देखो मेम्ब्रेन से होके ही चीज़ अंदर जाएगी, भाई मेम्ब्रेन तो रहेगी ना उस पर, उस मेम्ब्रेन से होके ही कोई चीज़ अंदर आएगी। तो सबसे काम की चीज़ सेलेक्टिव परमिएबल यानी हमारे काम की चीज़ों को ही अंदर आने देंगे, बाहर बाकी कोई चीज़ को ये अंदर नहीं आने देती है। ठीक है, यहाँ पे सेल टू सेल रिकॉग्निशन यानी यहाँ पे क्या होगा कि इसका दूसरा काम होता है अपनी कोशिका को पहचानना, अपने काम की कोशिका जो होती है उसकी पहचान करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो किडनी के डोनर होते हैं, जिनकी किडनी खराब हो जाती है, अब किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की किडनी अगर उसको चढ़ाई जाए तो ये उससे पहले कुछ टेस्ट होते हैं। उससे पहले क्या होता है, कुछ टेस्ट होते हैं कि भाई इसका शरीर दूसरे की किडनी को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये मेम्ब्रेन अपनी कोशिकाओं को पहचानती है। अगर दूसरी कोशिका इसके पास आ गई तो उस किडनी को डैमेज कर देगी, ख़त्म कर देगी। ये बात आ रही समझ में। तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन यानी दूसरी बात करें तो जो शुक्राणु होता है वो अपना अंडाणु पहचानता है। ठीक है, इसलिए शुक्राणु सीधे अंडाणु पे आक्रमण करता है, दूसरी कोशिकाओं से कुछ छेड़खानी नहीं करता है। ठीक, फिर एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालना। भाई वेस्ट मटेरियल बाहर भी तो कहाँ से जाएगा, यहीं से तो जाएगा ना। इंडोसाइटोसिस यानी काम के मटेरियल को अंदर ले जाना। भाई कोशिका में अंदर भी जाएंगे तो इंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस होती है। इतने काम कौन करती है, तो सेल मेम्ब्रेन इतने काम करती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आगे बात करते हैं हम। तो अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कौन सी हो जाएगी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज किसने की, थॉमसन और पोर्टर ने। ठीक है, नामकरण किसने किया, थॉमसन महोदय ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, ये झिल्ली युक्त जालिका रूपी संरचना है जो केंद्रक के पास पाई जाती है। ये ध्यान रखना है, ये झिल्ली रूपी झिल्ली होती है। इस पर ये पूछा जा सकता है कि मेम्ब्रेन युक्त है कि नहीं, तो इस पर मेम्ब्रेन होती है। और ये कहाँ, केंद्रक के पास। देखो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ये केंद्रक के ठीक पास पाई जा रही है। ठीक है, अब ये क्या होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको थोड़ा समझते हैं। ये देखो ये आप यहाँ पे इमेज में स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इसके काम को थोड़ा हम समझते हैं। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है। तो इसको देखो, जो लोग मेंस देते हैं, जिनको मेंस में डायग्राम बनाना है, ठीक है, उनके लिए मैं डायग्राम बना के भी बता दे रहा हूँ कि इसको कभी बनाना रहे तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जैसा ये इमेज में दिया वैसा ही बनाओ, आप इस प्रकार से भी उसको बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ ये दाने रख रहा हूँ, ये क्या है, तो ध्यान रखना है ये राइबोसोम है। ये जो दाने यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, ये दाने हैं क्या, तो ये मूंगफली के दाने मत समझना इनको, ये राइबोसोम है। अब देखो इसको अगर आप देखोगे तो इसकी जो सतह है वो चिकनी है, स्मूथ है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहेंगे चिकनी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसकी सतह पर राइबोसोम आके चिपक गया, इसलिए ये खुरदरी हो गई। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हिंदी में कहेंगे हम अपना खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब जो स्मूथ होती है इसका काम क्या होता है, तो ध्यान रखना है ये लिपिड के निर्माण का काम करती है। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये क्या काम करती है, ये प्रोटीन बनाने का काम करती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसका काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, यहाँ तक तो दो चीज़ें याद रखनी, ये दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ होती है, एक रफ होती है। स्मूथ का काम होता है लिपिड का संश्लेषण, और रफ का क्या काम होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। संश्लेषण यानी सिंथेसिस या निर्माण। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमको इसमें याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो अगला हमारा कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोशिका से अगर पूछ ले आप लोगों को कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, तो राइबोसोम होता है। और सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, अब अगर गलत बताते हैं तो मैं आपको कमेंट करके सही करेक्ट आंसर दे दूंगा। ओके, इसकी खोज की अगर बात करें तो 1953 में एक महाशय है जिनका नाम था रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन और ब्राउन, इन दो व्यक्तियों ने सबसे पहले पादप कोशिका में इसको खोजा था। ध्यान रखना है, पादप कोशिका में खोज किसने की, रॉबिन्सन और ब्राउन ने। कब की, 1953 में। फिर एक महाशय है जिनका नाम है पेलेड। पेलेड महाशय ने कब, 1955 में। 1955 में कहाँ पे, जंतु कोशिका में इसको खोजा था। ध्यान रखना है, 1953 में सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने खोजा था, कहाँ पे, पादप कोशिका में। पेलेड महोदय ने 1955 में इसको जंतु कोशिका में खोजा था। ठीक है, ये झिल्लीहीन होते हैं, इन पे कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। जंतु और पादप दोनों कोशिका में उपस्थित होते हैं। काम क्या है इनका, तो सबसे महत्वपूर्ण काम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं इनको। ठीक है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं ये। और इनका निर्माण, राइबोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है, तो केंद्रिका। ठीक है, राइबोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस में होता है। आगे हम जब केंद्रक पढ़ेंगे ना, तब मैं आप लोगों को उसको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं ये क्या है। ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है, और इसका जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को इमेज में, इसको हम समझते हैं। तो दरअसल सॉरी, अगर इसका हम अलग से स्ट्रक्चर बना के थोड़ा समझे तो ये इस प्रकार से होता है कि एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है। इसमें होता क्या है, तो इसमें एक होता है आरएनए, और ये बाहर की साइड जो आपको लेयर दिख रही है ये क्या होती है, ये होती है प्रोटीन। ठीक है, ये एक आवरण होता है, लेयर नहीं कह सकते इसको क्योंकि ये झिल्लीहीन होता है। यानी प्रोटीन और आरएनए का मिश्रण ही को मिक्स करके ही क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। देख रहे हो ना, एक बड़ी यूनिट है, एक छोटी यूनिट है। इनमें होता क्या है, तो एक आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। बाहर बाहर जो आप एक आवरण देख रहे हैं वो प्रोटीन का होता है, अंदर क्या होता है, तो आरएनए होता है। आरएनए जो होता है वो आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए की अगर बात करें तो आरएनए क्या होता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरआरएनए, दूसरा होता है एमआरएनए, और तीसरा होता है टीआरएनए। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, यानी जो इस राइबोसोम के अंदर उपस्थित है उसको क्या कहेंगे हम, राइबोसोमल आरएनए। दूसरा होता है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और तीसरा होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफरेज आरएनए। अब इनको समझना थोड़ा, तो देखो ये टीआरएनए दिख रहा है, नाम से लग रहा है टी यानी ट्रांसफर, यानी कुछ ना कुछ ट्रांसफर करता होगा, ये इधर से उधर ट्रांसपोर्ट का काम करता होगा एक तरीके से कहें। और एमआरएनए ये दिख रहा है यहाँ पे, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। अब और तो दूसरा जो आरआरएनए है वो तो ये इसके अंदर मिक्स ही है जिससे ये मिलकर बना है। तो होता क्या है कि प्रोटीन, अब दूसरी चीज़ थोड़ा हमने तो ये आरएनए समझा, अब थोड़ा सा प्रोटीन को समझ लो कि प्रोटीन किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला प्रोटीन कहलाती है। एक चीज़ आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। यानी ये एक अमीनो एसिड है, अब हमने क्या किया, बहुत सारे, ये देखो
ये बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए, बहुत सारे। इस एक को क्या कहेंगे हम? अमीनो एसिड। और इसको पूरा गुच्छे को हम क्या कहेंगे? प्रोटीन। इस पूरे गुच्छे को हम क्या कहेंगे? प्रोटीन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक अकेले को अमीनो एसिड कहेंगे, लेकिन पूरे गुच्छे को क्या कहेंगे हम? प्रोटीन कहेंगे। अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। अब ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, जैसे आप देखो हमारी मसल्स, हमारी आंख भी प्रोटीन से मिलकर बनी है, हमारे गाल, ठीक है, ये भी प्रोटीन से मिलकर बने, हमारे बाल भी जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं, ठीक है, हमारे हाथ पैर की जो मसल्स हैं वो भी प्रोटीन से मिलकर बनी है। अब आप सोचो कि देखो आंख की मसल्स वो अलग है, ठीक है, गाल की मसल्स वो अलग है, हमारे बाल जो है वो अलग है, ठीक है, मतलब सभी एक जैसे हैं क्या? सभी दिखने में तो अलग अलग दिखते हैं ना। बात आ रही समझ में कि हमारे हाथ पैर की स्किन और हमारे चेहरे की स्किन में बहुत अंतर होता है, ठीक है, इस बात से आप भी सहमत हैं। हमारी आंखों की स्किन, हमारे बालों की स्किन, इनमें भी बहुत अंतर होता है। तो है तो सब प्रोटीन से ही बने, है तो ये सभी के सभी प्रोटीन से बने, लेकिन प्रोटीन भी अलग अलग तरीके के हैं, एक ही तरीके का प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो दरअसल होता क्या है कि हर प्रोटीन के लिए, अलग टाइप के प्रोटीन के लिए हमको अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड की ज़रूरत लगती है। तो राइबोसोम का क्या काम होता है कि मान लो कि हमारी आंखों का निर्माण करना है, तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, हमारा जो मैसेंजर आरएनए रहेगा, ये क्या करेगा? टीआरएनए को तुरंत मैसेज कर देगा कि देख आंख का निर्माण होना है तो हमको इस अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। ये टीआरएनए क्या करेगा? वो पकड़ पकड़ करके सारी कोशिकाओं में जहाँ जहाँ पे भी ये वो अमीनो एसिड होगा उसको पकड़ पकड़ के एमआरएनए के ऊपर ले आएगा। ये देखो ये यहाँ से यहाँ लाएगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होके अब यहाँ पे ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम इनको क्या करेगा? ये पंच करते जाएगा और ये देखो ये प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन हमारी आंख के लिए हो जाएगा। फिर ये बोलेगा कि नहीं पैर की मसल्स बनाना है, तो मैसेंजर आरएनए टीआरएनए को बोल देगा कि इस अमीनो एसिड की ज़रूरत है क्योंकि पैर की मसल्स के लिए इस टाइप का प्रोटीन बनाना है। टीआरएनए तुरंत उस अमीनो एसिड को ले आएगा, यहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए है वो उसको तुरंत पंच कर देगा, मैसेंजर आरएनए पे ये चिपक जाएंगे, यहाँ से ये बाहर हो जाएंगे, फिर उड़ जाएंगे, ढूंढते हुए लेके आएंगे, यहाँ पे लाएंगे, ये पंच होगा और यहाँ से अलग हो जाएंगे। इस तरीके से प्रोटीन बनता जाएगा। बात आ रही समझ में? तो इसलिए इसको प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। एक तरीके से यहाँ पे लगातार प्रोटीन निर्माण होता रहता है। मेरे हिसाब से चीज़ें आ गई होगी आप लोगों को समझ में। अब आगे अगर बात करें तो देखो, अच्छा एक और बात, जब हम कोशिकाएं पढ़ेंगे तो एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, और एक क्या होती है? एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ये दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसमें क्या होता है? तो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और इसकी अगर बात करें यूकैरियोटिक को तो उसमें 80S प्रकार का आरएनए पाया जाता है, सॉरी राइबोसोम पाया जाता है। 70S 80S, अब ये क्या है इसको थोड़ा समझना कि इसमें क्या होता है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है स्वेजबर्ग, ठीक है, स्वेजबर्ग। ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने एक सॉल्यूशन लिया और उसमें प्रोकैरियोटिक जो कोशिका था उसके राइबोसोम को डुबाया, और दूसरा सॉल्यूशन लिया और उसमें क्या किया? यूकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम को डुबाया। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम था वो कितने? तो वो यहाँ पे क्या हो जाता है कि 70 इंटू 10⁻³ सेकंड में क्या हो जाता है? डूब जाता है, नीचे धरातल पर बैठ जाता है। और अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो उसका जो राइबोसोम था वो कितने? 80 इंटू 10⁻13 सेकंड में डूबता है, यानी धरातल पर जम जाता है। इसी आधार पर उसने दो भागों में इनको बांट दिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का पाया जाता है राइबोसोम, और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब अगला महत्वपूर्ण कोशिकांग हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? कोलिकर महोदय ने 1857 में इसकी खोज की थी। अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था, कब? 1890 में। फिर बेंडा महोदय आए, बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, कब? 1898 में। अगर इसके जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल होता है 5 से 10 दिन। इसको सेल विद इन ऑर्गेनेली भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है इस पर भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके कार्य क्या है? तो एटीपी का संश्लेषण, वसा का ऑक्सीडेशन और स्टेरॉइड का संश्लेषण सॉरी। तो होता क्या है, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है कोशिका का, ये भी आप लोगों ने सुना होगा।
ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक, अब इसकी थोड़ी पहले संरचना समझ लेते हैं, फिर हम आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो देखो संरचना में अगर हम देखें तो इसमें दो झिल्लियाँ दिख रही है, एक ये बाहर की ओर और एक ये वाली भीतर की ओर। ठीक है, ये दो झिल्लियाँ आप लोगों को दिख रही होगी, थोड़ी एक रेड कलर की और एक ये थोड़ी वाइट कलर में या लाइट येलो कलर में आपको दिख रही होगी। ठीक है, इसमें राइबोसोम भी पाए जा रहे हैं, इसमें देखो इसमें डीएनए भी है। ठीक है, फिर इंटरसेल्यूलर जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी है कि मेम्ब्रेन के बीच में देखो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी आप लोगों को दिख रही है। और ये जो अंदर धसा हुआ भाग आपको दिख रहा है, ये हर जगह अंदर धसा हुआ भाग है, तो इसको क्या कह रहे हैं, तो इसको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, एक ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और एक जो रहेगी ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक, और ये बीच में जो मटेरियल पाया जाता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक बात समझना कि ये जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी देख रहे हो ना, ये अंदर जो धसा हुआ भाग है, इन अंदर धसे हुए भाग को कहते हैं क्रिस्टी। मैं अलग से थोड़ा बना रहा हूँ। अब जैसे ये अंदर जो धसा हुआ भाग है, इस पे क्या पाए जाते हैं, F1 कण पाए जाते हैं। ये देखो ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़े क्लियर दिख नहीं रहे हैं, इसलिए मैं इनको अलग से बना रहा हूँ। अब ये जो F1 कण है, अब F1 कण यहाँ पे ऑब्जर्व दिखना कि क्रिस्टी के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ये देखो ये जो दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये देखो ये क्रिस्टी के ऊपर ये यहाँ पे इमेज में दिख रहे हैं। अब क्या होता है, इन F1 कणों में ही क्या होती है, तो पूरी प्रोसेस होती है कौन सी, तो उस प्रोसेस का नाम होता है एटीपी निर्माण की। एटीपी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, F1 कणों में होता है ये एटीपीएस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, F1 कणों में ही क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। और जो क्रेब्स साइकिल आप लोगों ने सुना होगा, क्रेब्स चक्र, तो क्रेब्स जो चक्र है, क्रेब्स जो साइकिल है वो कहाँ पे चलती है, तो ध्यान रखना है ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल पूरी प्रोसेस होती है। जिस भी कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, डीएनए अगर है, राइबोसोम है, ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें मिल जाती है, यानी ये खुद का डिवीज़न खुद कर सकता है। जिसके पास भी डीएनए है यानी उसके पास खुद का दिमाग है, खुद का दिमाग है यानी हम खुद जब हमारी मर्जी होगी हम डिवीज़न कर देंगे, हमारी संख्या हम खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में, तो इसलिए इसको सेल विद इन ऑर्गेनेल कहते हैं। डीएनए है यानी खुद का दिमाग है, खुद का दिमाग है यानी हम खुद के डिसीजन खुद लेंगे। वैसे क्या होता है कि कोशिका का जो दिमाग होता है वो किसको कहते हैं, केंद्रक को। कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं हम, केंद्रक को। लेकिन कुछ हद तक ये केंद्रक की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये खुद का दिमाग भी है इसके पास, तो ये खुद का दिमाग भी लगा लेता है। बात आ रही समझ में, तो इसलिए इसको सेल विद इन ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास खुद का दिमाग भी है। दूसरी बात करें तो इसकी जो संख्या होती है वो लगभग 500 से 1600 के बीच में होती है। एक कोशिका में कितने होते हैं, लगभग 500 से 1600 के बीच एक कोशिका में होते हैं। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो एक होता है अमीबा। ठीक है, अमीबा, अमीबा की स्पीसीज होती है जिसको बोलते हैं चाउस चाउस, ठीक है, या फिर केओस भी बोलते हैं, केओस। तो उसमें 5 लाख होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं 5 लाख। वो एक कोशिका से मिलकर बना है, उसकी एक ही कोशिका में कितने 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। बात आ रही समझ में। और ये एटीपी का संश्लेषण कर रहा है, एटीपी का निर्माण कर रहा है, इसी कारण इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब और इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी एटीपी से हमको क्या मिलती, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऊर्जा मिलती है, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे होता है, तो यहीं पे होता है। स्टेरॉइड, इससे हार्मोन बनते हैं, वसा का ऑक्सीडेशन कर देता है, जिसे वसा का पाचन कर देता है, एक तरीके से हम ये कहें। ठीक है, यहाँ पे तो ये इतने इंपॉर्टेंट काम कौन करता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगली चीज होती है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी, इसकी खोज किसने की है, कैमिलो गोल्जी ने। इसको कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, मिडिल मैन ऑफ सेल भी कहा जाता है, और ये आरबीसी में नहीं होती है। ठीक है, अब ये गोल्जी बॉडी क्या है, इसको थोड़ा सा हम साधारण भाषा में समझते हैं। तो गोल्जी बॉडी जो है ये मतलब क्या करते हैं कि जो जितना भी कोशिका में मटेरियल बना है, जैसे ये कोशिका है, अब कोशिका में होता क्या है, ये केंद्रक है। अब केंद्रक के पास में, ये केंद्रक के पास से लगा के बाहर तक ये गोल्जी बॉडी इस टाइप से पाई जाती है। ये नलिकाओं के माध्यम से आपस में जुड़ी होती है। अब देखो ये दिख रही होगी आप लोगों को, ये छोटी छोटी ट्यूबल्स, ठीक है, इनके माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। अब देखो इसमें 2 फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। ठीक है, सिस फेस और ट्रांस फेस। अब यहाँ पे क्या है
कि जो केंद्रक की ओर होता है, ठीक है, जो केंद्रक की ओर होता है उसको हम कहते हैं क्या, सिस फेस। ठीक है, सिस फेस जो रहता है वो केंद्रक की ओर होता है, यानी ये वाली जो रहेगी, ये देखो, ये हो जाएगा अपना केंद्रक, ये हो गया केंद्रक। केंद्रक के पास वाली जो ये हो गई, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं सिस्टर्नी। ये जो अलग अलग, ये अलग अलग दिख रही है, इसको क्या कहते हैं हम, सिस्टर्नी। ठीक है, इसको कहते हैं सिस्टर्नी। तो ये जो सिस्टर्नी है, ये सबसे केंद्रक के सबसे पास वाली को कहते हैं हम क्या, सिस। सबसे पास वाली, केंद्रक के सबसे पास वाली को हम क्या नाम देंगे, सिस। और केंद्रक से सबसे बाहर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहेगी, सॉरी सेल मेम्ब्रेन जो रहेगी, उसके ठीक पास वाली को हम क्या कहेंगे, ट्रांस। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब होता क्या है कि कोशिका में जो भी पदार्थ बना, कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ बना है, तो जो वेस्ट है, भाई वेस्ट तो होगा ही होगा ना, कुछ चीज़ें वेस्ट होती ही है, तो उस वेस्ट को बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी ही करती है। इसीलिए इसको मिडिल मैन कह रहे हैं। ये मिडिल मैन का क्या काम होता है कि इधर से उधर चीज़ों को आदान प्रदान करना, तो यही वही कर रही है कि कोशिका से कोई भी चीज़ बनी, वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को इधर से ये इधर ट्रांसफ़र कर देगी, इधर से इधर हो जाएगा और इधर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस में पैकेजिंग का काम होता है, तो ये सीधे मटेरियल को बाहर नहीं करती, मटेरियल के बाहर कुछ क्या करेगी, एक पैकिंग करेगी, पैकिंग करने के बाद उसको बाहर करती है ताकि सेल को ये डैमेज ना करे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। यानी कौन सा पदार्थ, और इसको, हाँ एक और बात ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रैफिक पूरा मैनेज कर रही ना, इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि ये ट्रैफिक पुलिस का भी काम कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस भाई, जो कौन सी गाड़ी निकलेगी, कौन सी नहीं रुकेगी, किसको रुकना है, वो सारा डिसाइड कौन करते हैं, ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, तो यही डिसाइड करता है कोशिका में कौन सा मटेरियल आया तो भी सबसे पहले इसी के पास आएगा, ये उसकी पैकेजिंग करता है। कोशिका से कोई मटेरियल बाहर जाएगा तो हरी झंडी दिखाने के लिए इसी के यूज़ किया जाता है, यही सबसे पहले काम करता है। ठीक है, इतना याद रखोगे। अगली बात करें हम, तो अगला होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, इसकी खोज किसने की, तो बॉवेरी ने 1888 में। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। काम क्या है, सेल डिवीजन के समय पोल का निर्माण करना। ये देखो कोशिका विभाजन, जब मैं आपको कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगा ना तब इसको विस्तार से बताऊंगा। ये देखो ये दो पोल बन रहे हैं, ठीक है, और ये सेल डिवीजन हो रहा है, ये क्रोमोसोम है। जब मैं आप लोगों को कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा। जब ये अलग अलग, देखो ये सेंट्रियोल जब अलग अलग रहते हैं, ये दो का समूह होता है हमेशा, तो जो अलग अलग रहते हैं तो उसको सेंट्रियोल्स कहते हैं, और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तब उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये, जब मैं कोशिका विभाजन पढ़ूंगा तब आप लोगों को इसको विस्तार से समझाऊंगा। अभी तो बस इतना याद रखना है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ये जरूर याद रखना। आगे फिर आते हैं अपने लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की, 1955 में डी डुवे महाशय इनकी खोज करते हैं। ये आरबीसी में नहीं होता है, ठीक है, और मृत कोशिका तथा अन्य पदार्थों का पाचन करने का काम करता है। इसी कारण इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। अब होता क्या है, इसको थोड़ा समझना। तो जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, और एंजाइम से ही क्या करते हैं, पचाने का काम करते हैं। होता कुछ भी नहीं है, बाहर एक मेम्ब्रेन होगी, अंदर बहुत सारी ये एंजाइम होंगे, ठीक है, और प्रोटीन भी पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका निर्माण कौन करता है, तो याद रखना है गोल्जी बॉडी। इसका निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी। कभी पूछ ले तो गोल्जी बॉडी जो अपन ने ऊपर पढ़ा था वही इसका निर्माण करता है। तो होता क्या है, जैसे मान लो कि ये मेम्ब्रेन है, ये क्या है, मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है ये। अब क्या हुआ, ये इधर से भोजन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आया। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही आया तो यहाँ पे क्या है, ये है गोल्जी बॉडी, ठीक है, इसको मान लो कि ये क्या है, गोल्जी बॉडी। ये तुरंत क्या करेगी, लाइसोसोम को सेक्रेशन कर देगी। ये लाइसोसोम, ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये वाली इमेज यहाँ पे है, ये लाइसोसोम है, इसमें ये बहुत सारे एंजाइम है। अब क्या होगा, लाइसोसोम तुरंत ये भोजन है, तो लाइसोसोम तुरंत इस भोजन के पास आएगा और इस भोजन को अपने अंदर समाहित कर लेगा। अब ये भोजन कहाँ चला गया, लाइसोसोम के अंदर। अब लाइसोसोम जितने भी इसके पास एंजाइम है वो सारे एंजाइम इसके ऊपर छोड़ देगा, ठीक है, इसका पाचन कर देगा, क्योंकि इसमें एंजाइम है, एंजाइम का काम होता है पाचन का, तो ये पाचन कर देता है। कहानी आ रही समझ में। ये जो
गोल्जी बॉडी ने सीधे सिक्रेशन किया था, इसको कहते हैं प्राथमिक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम। और जब ये भोजन के साथ जुड़ गया, ये भोजन है, ठीक है, ये क्या है, भोजन है, तो जब ये भोजन के साथ जुड़ गया तब इसको कहेंगे हम द्वितीयक लाइसोसोम, इसको क्या कहेंगे हम, द्वितीयक लाइसोसोम, ठीक है। आमतौर पर होता क्या है कि ये जब कोशिका है, कोशिका के पास खाना खत्म हो गया लेकिन ऊर्जा के लिए हमको खाना चाहिए, तब क्या होता है कि केंद्रक, क्या ये केंद्रक है, केंद्रक लाइसोसोम को कहता है कि एक एक करके सारे के जितने भी कोशिकांग है सबको पचा दो। और जब सारे कोशिकांग पच जाते हैं उसके बाद भी जो है ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो फिर क्या होगा कि वो कोशिका को ही खत्म कर देता है। लाइसोसोम की थैली जो होती है, थैली फट जाती है, और जैसे ये थैली फटती है तो कोशिका में चारों ओर एंजाइम फैल जाते हैं, और वो एंजाइम जैसे ही फैलते हैं तो कोशिका खत्म हो जाती है, क्योंकि एंजाइम का काम ही क्या है, कोशिका को नष्ट करना है, या किसी भी पदार्थ को नष्ट करना है। एंजाइम भाई हम पचाने के लिए बहुत सारी ड्रग्स लेते हैं, हम पपीता खाते हैं, पपीता में क्या होता है, पेप्सिनोजाइम एंजाइम होता है जो हमारे खाने को पचाता है, ठीक है। तो इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो फिर हमको एक महत्वपूर्ण कोशिकांग पढ़ना है, प्लास्टिड। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। इसकी खोज किसने की, ई हिकल ने 1866 में इसकी खोज की थी, ठीक है। इसके प्रकार की अगर बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, कुल 3 प्रकार का ये होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये आप देख रहे होंगे इसकी इमेज, ठीक है। इसको किचन ऑफ प्लांट सेल भी कहते हैं, क्योंकि खाना बनाने का काम क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। पादप की जो पत्तियां होती है, पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी में खाना बनता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रोसेस होती है। इसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। ये दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है, इसमें क्या होती है, डबल लेयर होता है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये एक ऐसा कोशिकांग है जो सौर ऊर्जा यानी प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और उसी से खाना बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस यही तो है कि सौर ऊर्जा को क्या करें हम, रासायनिक ऊर्जा में बदल लें और खाना बना लें। हरित लवक केवल सुकेंद्रिक पादप कोशिकाओं में और सेवाली कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे केंद्रक से युक्त रहेगी जो कोशिका, उसमें पाया जाता है और सेवाल में पाया जाता है। 1883 में शिम्पर महोदय ने हरित लवक को क्लोरोप्लास्टिड का नाम दिया था। उसके बाद 1884 में स्ट्रॉसबर्गर ने इसे क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। तो कभी नाम किसने दिया तो ध्यान रखना, स्ट्रॉसबर्गर ने इसको क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। अब देखो इमेज देख रहे होगे आप लोगों को, तो ये देखो यहाँ पे ये थैलेकोइड की बहुत सारी संरचना ये यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ल्यूमेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ठीक है, ग्रेनम। ग्रेनम में पूरी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है, ठीक है। ग्रेनम क्या है तो इसको ऐसे समझना, ये देखो इस टाइप से बहुत सारे ये सिक्के दिख रहे हैं आपको, ये सिक्के ही हैं, ये एक के ऊपर बहुत सारे सिक्के हैं, इनको सभी को एक साथ क्या कह देते हैं हम, ग्रेनम कह देते हैं। और अलग अलग रहे तो अलग अलग को हम क्या कहते हैं, थैलेकोइड। ये ध्यान रखना है, एक साथ सभी को कह रहे हैं हम ग्रेनम और अलग अलग को थैलेकोइड। और प्रकाश संश्लेषण की सारी प्रोसेस ग्रेनम में कंप्लीट होती है, इसीलिए ध्यान रखना कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में ये क्वेश्चन बने तो ध्यान रखना है कि ग्रेनम में प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। यहाँ पे अगला कोशिकांग कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, मतलब प्लास्टिड के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम। ये रंगहीन होता है, इसका काम होता है भोज्य पदार्थों का संग्रहण, ठीक है। अब ये कहाँ पे पाया जाएगा, जैसे जड़ का कोई स्पेशल रंग होता है क्या, वो ब्लैक कलर की रंगहीन होती है। भूमिगत तने जो होते हैं, ठीक है, भूमिगत तनों में भी ये पाया जाता है। तो जो पादप है उनके वे पदार्थ जहाँ पे कोई रंग नहीं होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं और इनका काम क्या है, भोज्य पदार्थों का संग्रहण, ठीक है। यहाँ पे जैसे आलू होता है, आलू में यही पाया जाता है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो जो क्रोमोप्लास्ट है ये रंगीन होते हैं और पौधे के जो रंगीन भाग जैसे पुष्प की पंखुड़ियाँ, फलों की भित्तियाँ और बहुत सारी पत्तियों में भी रंग पाया जाता है, तो उनमें ये क्रोमोप्लास्ट के कारण ही वो रंग पाए जाते हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण है, लाइकोपिन के कारण है, ठीक है। गाजर में कैरोटीन के कारण रंग है, चुकंदर में बीटानिन के कारण रंग है, मिर्च का लाल रंग कैप्सोथिन के कारण है, ठीक है। और भी अगर बात करें तो जो गाजर है, गाजर में पीला रंग होता है किसके कारण, कैरोटीन के कारण, ठीक है। उसके बाद में गाजर का लाल रंग कभी पूछ लें तो याद रखना है एंथोसाइनिन के कारण। गाजर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है।
चुकंदर विटामिन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फल और जो पत्ती का पीला रंग होता है वो कैरोटीन या फिर जेंथोफिल के कारण होता है। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, मिर्च का लाल रंग, ठीक है, वो तो हो गया। हल्दी का पीला रंग कुकरमिन के कारण, आलू का हरापन सोलेनिन के कारण, बैंगन का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण, पपीता का पीला रंग कैरोटीन के कारण, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें हम वैक्यूल, वैक्यूल क्या है? तो ये एक निर्जीव संरचना है जो जंतु कोशिका में सामान्यतः उपस्थित नहीं होती, और अगर होती भी है तो बहुत छोटी होती है। ये पादप कोशिका में प्रायः बड़ी होती है। कार्य क्या है? जल संग्रहण तथा कोशिका की स्फीति बनाए रखना जिससे सेल सिकुड़े ना। अब भाई आमतौर पे क्या है, कोशिका के ऊपर बहुत सारा वजन होता है तो कोशिकाएं पिचक जाना चाहिए, तो पिचकती क्यों नहीं? इसी के कारण ध्यान रखना। इसमें होता क्या है? तो ये सेल शेप है, एक तरल होता है, एक तरीके से क्या करे, तरल होता है, ठीक है। जल का संग्रहण यही करती है कोशिका में, ठीक है। और टोनोप्लास्ट पाया जाता है यानी बाहरी आवरण, और सेंट्रल वैक्यूल होता है, बस। और काम इसका बस इतना ही है कि भैया ये क्या करती है, कोशिका को एक जो उसकी स्फीति है वो बनाए रखती है जिससे कोशिका पिचके नहीं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कोशिकांग की बात कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। न्यूक्लियस की खोज कौन कर रहे हैं? तो रॉबर्ट ब्राउन महोदय ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग। अब देखो न्यूक्लियस की अगर संरचना की बात करें तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। ये चार चीज़ें इसमें पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? ये दोहरी आवरण युक्त संरचना है। छिद्र से प्रोटीन, आरएनए आदि अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। अब देखो, ये देख रहे हो आप, ये बाहर जो हरे कलर की सबसे बाहर आपको दिख रही है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हरे कलर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है। इसमें देखो जगह जगह पे पोर्स दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स जिसको कह रहे हैं। अब क्या होता है कि ये सबसे बाहरी आवरण होता है, ये दोहरा, याद रखना है, दोहरा आवरण होता है ये। और इसमें जो पोर्स या छिद्र दिख रहे हैं इससे ही प्रोटीन, आरएनए अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आते जाते रहते हैं। भाई छिद्र का काम ही क्या होता है? अंदर बाहर करना, ठीक है। तो ये वही काम कर रहे हैं छिद्र। न्यूक्लियोप्लाज्म दूसरी संरचना। देखो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? तो अंदर का जितना भी मटेरियल, केंद्रक के अंदर जितना भी मटेरियल पाया जा रहा है उस सभी को क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। ये क्या है? एक तरल है। इसमें क्या है? कार्बनिक पदार्थ, डीएनए, केंद्रिका, ठीक है, ठीक है, डीएनए, केंद्रिका, ये सब मिलते हैं, ठीक है। फिर बात करें हम, तीसरी संरचना है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। ये दिख रहा है आपको, ये लाल कलर का जो बीच में दिख रहा है, ये लाल कलर का जो भी था, ठीक है, ये दिख रहा है, ये सब की सब क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोलस। ये राइबोसोम की फैक्ट्री है, यहीं पे राइबोसोम का निर्माण होता है और आरएनए तथा प्रोटीन को स्टोर करती है। और आप लोगों को बताया था मैंने कि राइबोसोम किससे मिलकर बनाता है? आरएनए और प्रोटीन, दो ही चीज़ तो होती है, राइबोसोम बन जाता है, तो ये न्यूक्लियोलस हो जाएगा। तीसरी चीज़ है इसमें क्रोमेटिन। ये देखो लाल लाल कलर के ये आसपास ये धागे दिख रहे हैं, ये धागे, इसी को कहते हैं क्रोमेटिन। ये एक जाल है जो डीएनए से बना होता है और जो हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा होता है। अब ये चीज़ थोड़ा समझना है, ये क्या चीज़ है? तो देखो क्रोमेटिन क्या है? एक जाल है जो डीएनए से बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा होता है। ये जाल जब सिकुड़ेगा तब ये गुणसूत्र का रूप ले लेगा। ये देखो जो वो धागे, ये देखो ये यहाँ पे ये जो धागे फैले हुए दिख रहे हैं, ये जब सिकुड़ जाते हैं तो वो इस प्रकार से बन जाते हैं। देखो पहले तो ये ऐसे ही बिखरे बिखरे हैं, लेकिन यहाँ पे सिकुड़ गए तो कैसे बन गए? ये क्रोमोसोम ऐसे बन गए। इस क्रोमोसोम को अगर हम अंदर की तरफ झाँक के देखो, देखो क्रोमोसोम की एक छोटी सी इकाई हमने उठाई है और ये देखो ये इस प्रकार से दिख रही है। और इसको भी और अगर हम देखते जाएं तो ये देखो ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये लाल कलर का हिस्टोन प्रोटीन है। उस प्रोटीन के ऊपर क्या लपेटा हुआ है? डीएनए। उस प्रोटीन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? तो आपको दिख रहा होगा डीएनए, ठीक है। याद रखना डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर। एक कोशिका में 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है, ठीक है। कितना? 2.2 मीटर। और एक व्यक्ति की सारी कोशिकाओं का डीएनए निकाल लेना तो पूरी पृथ्वी को 3 बार लपेट सकते हैं। इस पृथ्वी को 1 2 3 बार लपेट सकते हैं। इतना लंबा डीएनए एक व्यक्ति में पाया जाता है, ठीक है। तो आपका मन हो कभी पृथ्वी को लपेटने का तो अपनी कोशिकाओं का डीएनए निकलवा लेना, ठीक है। तो देखो ये आप कहोगे सर 2.2 मीटर का डीएनए हमारे अंदर कैसे आ सकता है? हमारी तो कोशिकाओं से फट के बाहर आ जाना चाहिए था इसने। तो याद रखना है ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इतनी बारीकी से लिपटा होता है जिसके कारण क्या होता है कि ये पता ही नहीं चलता एक कोशिका में, ठीक है, पता ही नहीं चलता है। बात आ रही समझ में? पर उसको अगर हम लंबा खींचें तब ये 2.2 मीटर का हो जाएगा।
बाकी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये लपेटा होता है। ठीक है, अब केंद्रक की ओर अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है ये कोशिका का दिमाग होता है, यानी निर्देशक होता है, यानी कोशिका में कौन सा अंग क्या करेगा ये सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस डिसाइड करता है। ध्यान रखना है, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, तो न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। और रही बात डीएनए आरएनए की, तो मैं आप लोगों को जब डीएनए आरएनए यानी जेनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तब विस्तार से डीएनए और आरएनए को पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अभी आप टेंशन मत लो, डीएनए आरएनए पर आगे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो ये था हमारा केंद्रक। केंद्रक में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। ठीक है, काम क्या इसका, तो निर्देशक का काम करता है, सारा काम यही संभालता है कि कोशिका में कौन सा अंग क्या काम करेगा, ये सब कुछ यही डिसाइड करेगा। और ये बात किसने बताई थी, तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है हैमरलिंग। ठीक है, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है हैमरलिंग, इन्होंने सबसे पहले ये बात बताई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोशिका में महत्वपूर्ण कोशिकांग आज डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो की ओर चलेंगे। बहुत जल्दी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज भी शुरू कर लेंगे। जैसे ही हमारा सेल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम उसके तुरंत बाद उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।